मैंने जितने भी ब्लू चिप्स में डाले थे उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% मैंने बैंकिंग शेयर में डाले थे। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करोगे तो आपको निवेश का परसेंटेज रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा, आपको दलाली भी कम लगेगी। मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो म्यूचुअल फंड से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न देते हैं। आप 20 साल का सोच के चलिए, आपको ज़रूर पैसा मिलेगा इसमें। पहले अपने EMIs और लोन खत्म करूंगा, क्योंकि जो लोन होता है हमेशा आपको 4 से 5 साल पीछे कर देगा अगर आपकी लोन कंटिन्यू रहेगी। बी वेल्दी में हम हमेशा बात करते हैं कमाई, बचत और निवेश के बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जिसने महज 36 साल की उम्र में अपने डेडिकेशन, डिसिप्लिन, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरती से अपने अमीर बनने के सफ़र को पूरा किया है। इन्हें मैं जानती तो कई सालों से हूँ, लेकिन कभी भी इनके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में इनसे बात नहीं हुई। तो जब इन्होंने अपनी कहानी बताई मुझे कि कैसे इनका बचपन कितनी मुश्किलों में बीता और नौकरी लगने के बाद 15 सालों में ही इन्होंने सुख और सहूलियत की सभी चीज़ें जुटा ली, जिसके लिए कई लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। आज मैं आपको मिलवाऊंगी धर्मेश भाटिया जी से, जिनके एक्सपर्ट ओपिनियन आपने टीवी चैनल्स पे कई दफ़ा देखे और सुने होंगे, लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल जर्नी की कहानी है शायद ये पहली दफ़ा किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। स्वागत है आपका धर्मेश बी वेल्दी पर। थैंक यू सर। धर्मेश, आपकी कहानी के ना 2 हिस्से हैं। तो एक जो आपकी पैदाइश एंड परवरिश वहाँ से, और दूसरा नौकरी लगने के बाद जो आपकी जर्नी रही है। तो पहले आप ब्रीफ में बता दें अगर कि अभी आप करेंटली क्या कर रहे हैं। देखिए, करेंटली तो मैं एक एमिरेट्स NBD बैंक में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ। मैं प्राइवेट बैंकिंग में हूँ और काफ़ी मार्केट्स और मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स ये सब करता हूँ मैं अभी। तो धर्मेश, आपके बैकग्राउंड के बारे में पहले थोड़ा बताएं। आपने बताया कि आपके पिताजी यहाँ पर मुंबई में रहते थे और आप लोग आपके दादा आए थे पार्टीशन के बाद मुंबई, राइट। पार्टीशन के टाइम सब लोग अलग हुए, शिफ्ट हुए। तो मेरे दादा बॉम्बे आ गए। तो बॉम्बे में बोरीवली में रहते थे, दहीसर बोरीवली में एक चौल में। वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ मेरे डैडी पैदा हुए, फिर वही चाल में फिर मैं भी पैदा हुआ। तो बेसिकली वो चाल ऑलमोस्ट एंशिएंट 100 ईयर्स ओल्ड चाल हो चुकी है और वो चाल मैंने अभी भी रखी है संभाल के एज ए यादगिरी। जी, तो कैसा रहा बचपन, कैसा था? बहुत हार्डशिप थी? हम लोग 100 स्क्वायर फीट के चौल में रहते थे। ऊपर एस्बेस्टो का पतरा होता था जो बोलते थे, जिससे बारिश में लीकेज होती है, गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है। तो 100 स्क्वायर फीट का चौल था और हम लोग एक ही साथ रहते थे। हम लोग 4 जन थे और दादा दादी बेसिकली 6 जन हम लोग एक 100 स्क्वायर फीट के चौल में रहते थे। वही हमारा हॉल था, वही हमारा बेडरूम था, सब कुछ वही था। वहीं से शुरुआत हुई हमारी। और डैड एक मिल मजदूर थे, तो मिल में काफ़ी दिक्कत होती थी और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव मेरे डैड ने देखे हैं। तो हमने लाइक हैंड टू माउथ थे, ऐसे कुछ लग्जरी था नहीं हमारे पास। तो लाइफ एकदम हार्ड थी, काफ़ी हार्ड थी। तो बचपन से ही ख्याल आ गया था कि बड़े हो के बहुत पैसे बनाने हैं? ऐसे तो ख्याल नहीं आया था। ऐसे आया था कि एटलीस्ट एक अच्छी लाइफस्टाइल रहे। ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बट मैं हाँ ये सोचा था कि मैं एक अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी दूंगा। तो परवरिश कैसी रही? डैड का इन्फ्लुएंस, आपने बताया था कि आपके डैड आपको बहुत इंस्पायर करते थे। वो हर कुछ दिनों पे या वीक में कभी एक बार आपको दलाल स्ट्रीट लेके जाते थे। मेरे डैड, देखो हम लोग गुजराती है, तो गुजराती अगर आप देखोगे तो बॉम्बे में जितना भी शेयर मार्केट है वो गुजरातियों का, उसमें बोलबाला काफ़ी है। तो जब मैं छोटा था तो डैड मुझे एक दलाल स्ट्रीट के एरिया में लेके जाते थे, मुझे BSc दिखाते थे कि यहाँ पे रिंग ट्रेडिंग होता है। तो मैं काफ़ी इच्छा होता था कि मैं अंदर जाऊँ, बट हमारे पास कभी पास नहीं होता था, ना ही हमारे पास कोई टिकट होता अंदर जाने के लिए। तो जब बाहर से देख के एकदम दर्शन दे के आ जाते थे। बट एक इंस्पिरेशन था कि मैं कभी ना कभी ये BSc में जाऊँगा ज़रूर। और आज मैं BSc के फ्रंट पेज पे और वीडियोस होते हैं, मेरे शोज़ होते हैं वहाँ पे, और मैं रिंग ट्रेडिंग काफ़ी बार वहाँ पे सेमिनार भी दे चुका हूँ। तो पूरा टाइम चेंज हो गया है। अमेजिंग। लेकिन वो BSc के अंदर जाने का क्यों शौक था बचपन से? आपको ये मालूम था कि यहाँ पैसे बनते हैं? मेरे डैड कहते थे कि यहाँ पे मार्केट में देखो, आपको अगर वेल्दी बनाना है तो पगार से तो वेल्दी नहीं बन सकता आदमी, क्योंकि पगार से सिर्फ आप बिल भरते हो। आपको अगर वेल्दी बनाना है तो आपको
इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यहाँ ये एक जगह था जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज पूरा शेयर मार्केट है जहाँ पे आप निवेश करके आपका लक आजमा सकते हो। तो ये एक ही जगह थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आपको अगर पैसे जल्दी कमाने हैं, इन्वेस्ट करके कमाने हैं, स्मार्टली कमाने हैं, तो ये एक ही जगह है जहाँ पे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। ऑलराइट, फिर पढ़ाई लिखाई क्या किया आपने? डैड ने तो आपको एक चीज़ बता दी बचपन में ही कि पैसे अगर बनाने हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और वो आपने फिर नौकरी लगने के बाद बहुत ही डिलीजेंटली आपने किया है। लेकिन पढ़ाई लिखाई कैसी रही? देखो, पढ़ाई लिखाई तो काफ़ी स्ट्रगल थी लाइफ में, क्योंकि हम लोग ना ही कोई एकदम बड़े स्कूल में डाल सकते थे, हैंड टू माउथ था। स्कूल फीस भरने के लिए मैं न्यूज़पेपर और दूध की थैलीज आते थे, हर बिल्डिंग में जाके देता था सो दैट कि उससे फीस निकल जाए। एक ऐसा टाइम आया था कि उसमें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी पापा को, तो मेरे पापा ने मुझे मेरी नानी के पास भिजवा दिया थाने में। तो वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा स्टेबिलिटी थी कि वो फीस भर सकते थे, और मेरे अंकल जो थे वो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके कारण मैं आगे पढ़ सका। जब मुझे एज ए मैं टॉपर था हमेशा, और जब मुझे MBA के लिए एडमिशन मिला तब फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मेरे मामा ने, मेरे अंकल ने, दोनों ने मिलके पापा ने अपना जो घर है वो गिरवी रख के मुझे एजुकेशन लोन दिलवाया। और वो एजुकेशन लोन में मेरे डैड हर महीने 200-500 रुपये एज ए इंटरेस्ट डालते थे, सो दैट कि वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट ना हो जाए और मेरे ऊपर बर्डन आ जाए। तो ये 2 साल तक मैं एजुकेशन पूरा ख़त्म करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट। इसके बाद क्या हुआ? आपने MBA किया, और आपने MBA कहाँ से किया? किसी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से, राइट? IIM? यस, मैंने टॉप इंस्टीट्यूट से किया है, और उसकी वजह से काफ़ी मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिली थी। मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मुझे जो पहली जॉब मिली थी वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी से मिली थी। ऑलमोस्ट उसमें 1000 जन इंटरव्यू में बैठे थे, उसमें से मुझे सिलेक्ट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि जब मुझे जॉब मिली, अच्छी सैलरी, फैट सैलरी भी थी, बट जब मैं फर्स्ट दिन गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे काम तो आपको बैक ऑफिस का करना है, और जो एक्चुअल जो ट्रेड्स होते हैं वो इंटरनेशनली हो रहे हैं। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा कि मैं 5 साल बाद क्या करूँगा, तो उसने बोला कि तुझे यही करना है, बस तेरा पगार बढ़ेगा। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे समझ नहीं रहा था मैं करूँ क्या। मेरे घर वाले कितने दिनों में जॉब छोड़ी आपने? कितने दिनों के अंदर? मैंने एक ही दिन में जॉब छोड़ दी। एक दिन के अंदर बस ज्वाइन किया, और आपने ये सवाल किया, आपको ये जवाब मिला कि 5 साल बाद भी आप यही करते रहेंगे, और आपने नौकरी छोड़ दी? मुझे लाइफ में कोई रिस्क लेना था, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि पगार से घर नहीं बनता, आप सिर्फ पगार से सिर्फ बिल भरते हो। तो मेरे माइंड में क्लियर था कि अगर मैं इतना मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, मुझे पता है अगर मैं अपने दिमाग से पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं ऐसे जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मेरे टैलेंट को उन लोग सपोर्ट करें। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरा कुछ ग्रोथ है नहीं, और मैंने फिर बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा। इवन दो मेरे फैमिली और मेरे दोस्त लोग काफ़ी हंस रहे थे मेरे पे, और मुझे किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, बट मेरे मन नहीं मान रहा था यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई भी बैक ऑफिस काम नहीं करना था। ये KPO था और मुझे ग्रो करना था। तो मैंने अपना पेपर डाल दिया, और मैंने फिर से अप्लाई की जॉब के लिए, और मुझे एक कोटक से ऑफ़र आई थी। फिर से हम लोग काफ़ी जन बैठे इंटरव्यू के लिए, फाइनली 2 जन सिलेक्ट हुए। एक मैं था और एक आशीष प्रजापति, जो मेरा अभी भी दोस्त है, हम लोग 2 सिलेक्ट हुए। बट फाइनल राउंड में जो बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया, उसने मुझे बोला कि तुम बहुत एग्रेसिव हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा सीखना है, हमको ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमको बहुत धीर गंभीर वाला बंदा चाहिए। तो नहीं समझ में आया, जरा फिर अग्रेसिव हो तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो धीर और गंभीर हो, जो एकदम स्टेडी हो, ना कि ओवर एग्रेसिव हो। तो मैंने कहा कि मार्केट में अगर आप ओवर एग्रेसिव नहीं रहोगे और आप वेट एंड वॉच करोगे तो मार्केट आपको खा जाएगा। बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर से मैं काफ़ी निराश हो गया उस कारणवश, और मैं जस्ट मेरे दोस्त के साथ शिरडी चला गया दर्शन करने। और फॉर्चुनेटली जैसे ही दर्शन हुए बाबा के, वहाँ से मुझे एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन था मिस्टर पंकिल शाह का, जो मेरे आज के तारीख में भी मेरे मेंटोर है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए बुलाया, और मैं सीधा ज्वाइन हुआ एंजल ब्रोकिंग। वो स्टार्टअप कंपनी थी, 2004-2005 में जस्ट स्टार्टअप कंपनी थी। मुझे काफ़ी चीज़ सीखने मिली, क्योंकि हर महीने मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा करते थे, और हर डिपार्टमेंट में मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा था। और इस कारणवश एक साल में, ना कि मेरी सैलरी काफ़ी बड़ी थी, मैं 1/4 सैलरी में ज्वाइन किया कंपेयर टू जो मुझे MNC में मिल रही थी।
बट आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं जॉब से बहुत खुश था क्योंकि मुझे सीखने मिल रहा था और मैं मार्केट से काफ़ी पैसे कमा पा रहा था उस कारणवश। तो आपने, ये सेकंड पार्ट हो गया आपकी कहानी का कि आपकी नौकरी शुरू हुई और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट नौकरी लगते ही शुरू किया था या फिर आपने इंतज़ार किया, कैसा वो पार्ट कैसा रहा? जैसे ही मेरी पगार स्टार्ट होगी, मैंने पहले दो चीज़ की। एक तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। मैं हर महीने अपने पगार का 10% ब्लू चिप कंपनीज में डालता हूँ, इररिस्पेक्ट मार्केट, जो भी मार्केट के दिशा हो, डजेंट मैटर टू मी। और दूसरा, मैं ईएमआई भर रहा था अपने एजुकेशन का। मैंने 1 साल में अपने लोन खत्म कर दी। ओके, ऑलराइट, अमेजिंग। तो 10% आप ब्लू चिप कंपनी में डाल रहे थे और आपने लोन की ईएमआई भी ख़त्म कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने बताया कि आपको घर खरीदने का आपको शौक कहें या फिर सपना कहें? देखिए, मैं एक बहुत छोटे से घर से आया हूँ। एक सपना तो था कि थोड़ा घर बड़ा हो, थोड़े फैसिलिटीज़ हो बिल्डिंग में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रहे। हम लोग 40 से बाहर निकलना था मुझे। तो वो पगार में मैं बॉम्बे में तो कभी घर ले ही नहीं पा सकता था क्योंकि बहुत पगार कम थी। तो मैंने आगे का सोचा। मैंने बोला कि आगे के लाइफ में सबसे बेस्ट जगह जो होगी वो है बेल्ट। एक बेल्ट था, थाना और बोरीवली बेल्ट था। वो बेल्ट में मैंने एक डायरेक्शन ली कि मैं ये बेल्ट में चले जाऊंगा क्योंकि वो बेल्ट अपकमिंग था। तो मैंने जो लास्ट जगह थी जहाँ पे एक हीरानंदानी करके जगह थी, जहाँ पे लास्ट बिल्डिंग था, उसके आगे कोई बिल्डिंग्स ही नहीं थी, मैंने वो बिल्डिंग में मैंने प्रॉपर्टी लेनी चालू की। मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में ली है, 1 BHK। मेरे घर वाले मुझसे हंस रहे थे कि इतना दूर जहाँ पे पहुँचने के लिए 45 मिनट्स लग जाता है स्टेशन से, वो जगह पे क्यों ले रहे हो आप? तो मैं बोला कि ये पैसे में इतना ही मिलेगा और मुझे स्टार्ट करना है जर्नी मेरा। तो मैंने एक प्रॉपर्टी ली और साथ में 3 पार्किंग लिए, ये आशा करके कि आगे जाके मैं गाड़ी खरीदूंगा। बट आगे जाके वो पार्किंग से मैं गाड़ी खरीद ली मैंने। एक बात बताएं, 2 सवाल हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। एक तो आपने कहा कि आप 10% पैसे जो आप ब्लू चिप में लगा रहे थे, आप आइडेंटिफाई कैसे करते थे? मतलब ब्लू चिप में भी ऑप्शंस हैं आपके सामने, राइट? तो आप उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि ये वाली ब्लू चिप लेनी है या फिर दूसरी वाली लेनी है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं मार्केट को सबसे स्टडी ऐसे करता था कि जिस मार्केट में, जो स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रिगर हो, मैं ट्रैक करता हूँ वॉल्यूम। अगर जो स्क्रिप्ट में अच्छी खासी वॉल्यूम होती है महीने में, इसका मतलब है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और ये स्क्रिप्ट स्टेबल रहेगी। और मैं मार्केट का ट्रेंड देखता था, तो मैं ये सिंपल सा हिसाब रखता था कि मुझे ब्लू चिप जो निफ्टी 50 कंपनीज है, वो 50 कंपनीज में ही निवेश करना है मुझे और उसी में पैसे मुझे डालने हैं। ओके, ऑलराइट। और जब प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने लगे आप, जब प्रॉपर्टी में निवेश शुरू किया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि ये एरिया है जिसमें आपको लगता है कि ग्रोथ होगी? वहाँ पे क्या मैकेनिज्म आप लगाते थे? देखिए, सिंपल सा हिसाब है, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। मैं ऐसा एरिया ढूंढता था जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन बढ़नी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोकेलिटी आनी चाहिए। तो मैं प्रॉपर्टी ऐसी जगह ढूंढा जहाँ पे सब कुछ है। आप स्कूल देखिए, अपकमिंग हॉस्पिटल आने वाला है, वो एरिया में मैंने निवेश करना स्टार्ट किया। और अगर आप देखिए तो बॉम्बे के जो प्राइस थे वो स्काई रॉकेट्स थे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इतने भाव में मिलेगा। तो मैं छोटे छोटे एरिया में देख रहा था। थाने बेल्ट में मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़, नई प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ना कि छोटी प्रॉपर्टीज़ आ रही है, और ना ही ओल्ड प्रॉपर्टी जो 20 साल पुरानी हो। तो नई प्रॉपर्टीज़ में लोन जल्दी मिलता है और EMIs आप जल्दी भर सकते हो और वो रेंट पे जल्दी चल जाएगा। तो मैं ये सोच के मैंने पहली प्रॉपर्टी जो ली और मैंने स्टार्ट की, वहाँ से शुरुआत मैंने जर्नी की। आपने मुझे बताया था धर्मेश कि आपने पार्किंग जो ली, ये सोच के ली थी कि गाड़ी खरीदनी है या फिर पार्किंग से पैसे बनेंगे इसलिए ली थी? देखिए, अगर आप बिल्डिंग में देखिए, मैंने ये कैलकुलेट किया था कि आगे जाके सबके पास पैसा तो आएगा ही आएगा क्योंकि इंडिया डेवलप हो रहा है, तो पार्किंग की दिक्कत तो रहेगी। तो मैंने 3 पार्किंग खरीद ली। कोई पार्किंग खरीदने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा कि बिल्डिंग के साथ 3 पार्किंग मिल रही है तो ले लेते हैं। जो पार्किंग मैंने 10,000 में ली थी वो मैंने 10 लाख में बाद में बेची है, 10 साल बाद। बाप रे, वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स सिंपली अमेजिंग। ओके, तो हमारी जो बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था नौकरी मिलने के बाद आप जब जम गए नौकरी में, तो आप बोनस जो आपको मिलता था, आप कभी वो पैसे उड़ाते नहीं थे, कभी खर्च नहीं करते थे यहाँ वहाँ, राइट? देखिए, 2 ऑप्शन होता है, या तो आप कैश ले लीजिए या तो शेयर्स ले लीजिए। तो मैं शेयर्स में निवेश करता था
और दूसरा अगर कैश में अगर बोनस मिलते थे तो वो बोनस का मैं पूरा का पूरा शेयर ले लेता था। मैंने एक ही स्टेडी अच्छा। कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, सारे ब्लू चिप्स, सारे बैंक्स, जितने भी बैंक सेक्टर्स है, क्योंकि मैं बैंकिंग में काम करता था। मुझे इतना पता था कि आगे जाके इंडिया जब डेवलप होगा और जब मार्केट स्ट्रांग होगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बैकबोन होता है बैंक। तो मैंने जितने भी ब्लू चिप्स में डाले थे उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% मैंने बैंकिंग शेयर्स में डाले थे। और आपने नौकरी किस साल में शुरू की थी धर्मेश? मैंने तो 2005 में स्टार्ट की थी, 4-5 में, 2004-2005। और पहली प्रॉपर्टी फिर कब ली आपने? 2005 में एंड में ले ली मैंने, दिसंबर में। ओके। और उसके बाद का सफ़र क्या? ये तो पहली प्रॉपर्टी आपने ले ली अगले साल ही, 1 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने और भी कई प्रॉपर्टीज़ खरीदी। मैं प्रॉपर्टीज़ वही बेल्ट में लेते गया कंटिन्यूसली, हर 2 साल में और 2.5 साल में एक प्रॉपर्टीज़ उठाते गया। बट अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी पोजीशन जो डिस्ट्रेस सेलिंग में मिल रही थी, क्योंकि अगर आप देखो 2008-2009 में मार्केट में काफ़ी बड़ी मंदी आ गई थी, तो उस कारणवश काफ़ी डिस्ट्रेस सेलिंग में प्रॉपर्टीज़ मिलने चालू हो गई थी। तो मैंने 10% डाउन पेमेंट, हैंड ओवर आफ्टर 90%, 80-20 रेशो के जो थे उसमें काफ़ी मैंने निवेश किए। तो 2012-2013 तक तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर मिल गई, और पेमेंट जो देना था वो आफ्टर हैंड ओवर था। तो उस कारणवश मैंने वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी, और वो रेंट मेरा EMI सेट ऑफ कर रहा था। तो इस कारणवश देखिए तो प्रॉपर्टी सारी फ्री हो गई मेरी। तो आपने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदने के पीछे धर्मेश सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक वो था, वजह थी कि इन्वेस्टमेंट करना है? आपने कहा कि आप बड़ा घर ज़रूर लेने की सोच रहे थे, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ले रहा है तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 20 साल एक 100 स्क्वायर फीट में निकाला है लाइफ का, 20 से 22 साल। जी। तो मेरे माइंड में एक था कि मैं आगे जाके प्रॉपर्टी ज़रूर लूँगा। तो वो मेरे माइंड में एक टशन थी कि नहीं, प्रॉपर्टीज़ लूँगा, लेते जाऊँगा, और जो भी मुझे अच्छी लगे, जिसमें मेरा एक फेवरेबल चीज़ हो, तो मैंने ली। मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं ली है, एक भी प्रॉपर्टीज़ मैंने सेकेंड हैंड नहीं ली है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो नई चीज़ में जो बरकत है वो हमेशा कंटिन्यू रहे। और अभी आप देखिए करंटली जो मेरे माँ बाप जो प्रॉपर्टी में रहते हैं वो थाना के सबसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे रहते हैं। वो ऑलमोस्ट 3,500 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी लेन है ये, और उसमें मेरे माँ बाप रहते हैं, उनको मैंने हर चीज़ की सुख सुविधा दी है। तो आपने बहुत जल्दी अपने करियर में काफ़ी ग्रो किया है धर्मेश। यस, अगर आप देखिए तो कोटक से जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने 5 साल में एक नॉर्मल मैनेजर से सीधे मैं डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। फिर अगर आप देखिए वहाँ से जब मैं शुरुआत की ये बैंक में दुबई में, जहाँ वहाँ पे भी मैं मैनेजर, यानी मैं पोजीशन अपनी लोअर ग्रेड पे आया था, क्योंकि मैं दूसरे कंट्री से आया हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था इंटरनेशनल मेरे पास, तो मैंने अपना सैलरी और अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे मैं एक छोटे लेवल पे आया। बट विद इन अ स्पैन ऑफ 3 साल में मैं वापस से वही पोजीशन पे पहुँच गया जो मैंने कोटक में छोड़ी थी। वाह। और आप इस पूरे अपनी नौकरी के पूरे फेज़ में 2004-05 से आपने शुरुआत की है, 2020 में हम आज बैठे हैं। आपने ये जो आपका निवेश का जो सिलसिला था कि 10% आप अपना ब्लू चिप में डालेंगे, 10% कहीं और, ये जो आपने बांट के रखा, इसको आपने कंटिन्यू किया इतने सालों में, 15 साल में? मैं आज के तारीख में जिस दिन मुझे पगार आता है उसके नेक्स्ट दिन मैं 10% ब्लू चिप में डालता हूँ। बट मैंने थोड़ा इसमें इंक्रीज़ किया है। ये एक कहने की बात है कि मैंने अभी 10%, जब से मैं दुबई शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने 10% गोल्ड में डालना स्टार्ट किया है, 10% ब्लू चिप में डालता हूँ, और 10% मैं करेंसीज में लेता हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था कि मैं करेंसीज भी काफ़ी निवेश करता हूँ, फैंसी करेंसीज लेता हूँ मैं। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। लेकिन तो अभी आपके पोर्टफोलियो में दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि 2004-05 से निवेश कर रहे हैं, ब्लू चिप स्टॉक लिए जा रहे हैं, तो आइडियली पोर्टफोलियो में आपके कितने स्टॉक्स होते हैं, और किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए टू मैनेज इट आराम से? देखिए, मैं निवेशकों को ये सलाह दूंगा कि आप जो भी चीज़ टीवी पे आए या न्यूज़पेपर में आए, बस बिना देखे लीजिए नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, काफ़ी सारे ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। और हमेशा मेरी सलाह सबसे रहेगी कि हर महीने आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, क्योंकि ऐसा चीज़ होता है कि मार्केट आपके भाव से ऊपर होता है और कभी कभी 1 महीने बाद मार्केट आपके भाव से नीचे होता है, तो आपको प्रॉफिट बुक करने की भी बात ज़रूरी है। बट मैं क्या करता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 से 40 स्क्रिप्ट है, उससे ज़्यादा मैं निवेश करता नहीं हूँ, और मैं जिसमें निवेश करता हूँ मैं उसे हमेशा स्टडी करता हूँ।
आपके पास फ्री कितने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो डाल दीजिए, वो आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप अपना उसमें से आप पोर्टफोलियो ट्रैक करके चल सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता डे ट्रेडिंग करने की, क्योंकि उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करोगे तो आपको निवेश का परसेंटेज रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा, आपको दलाली भी कम लगेगी और आपको टैक्स भी कम लगेगा। बट आप डे ट्रेडिंग करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक गोल्डन रूल है लाइफ में, कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, आपको लॉन्ग टर्म हार्डशिप करके ही पैसा मिलना है। तो आप प्लीज़ शॉर्टकट करने के लिए ना जाइए मार्केट में, आप स्टडीली इन्वेस्ट करिए। अगर कोई प्रोफेशनल है जिसे मार्केट की कोई आइडिया ही नहीं है, मैं रेकमेंड करूँगा आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वो भी एक अच्छा साधन है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स धर्मेश? देखिए, मैं पर्सनली मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो म्यूचुअल फंड से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न देते हैं। बट मैंने अपने बच्चों के नाम पे दोनों का म्यूचुअल फंड दे दिया है, क्योंकि मैं उनके इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बड़े होकर मैं उनका पोर्टफोलियो हैंडल करूँ, मैं उनको उनका पोर्टफोलियो दे दूंगा बाद में। ओके, तो अभी आपका जो जहाँ तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो यू हैव इंटरेस्ट इनकम कमिंग इन, यू हैव डिविडेंड इनकम कमिंग इन एंड यू हैव रेंट इनकम कमिंग इन, राइट? राइट। और इसके अलावा जो आपकी सैलरी है वो तो आ ही रही है, राइट? राइट। ये तीनों चीज़ों को बिल्ड करने के लिए आपको 2004-05 से 15 साल का वक्त लगा और आपने सक्सेसफुली इस चीज़ को बिल्ड कर लिया। सक्सेसफुली भी देखिए, उसमें लक भी सपोर्ट था, उसमें मैंने पेशेंस भी थे, क्योंकि मैं जो स्क्रिप्ट्स में पैसे डाल रहा था वो पैसा डबल हो रहा था, बट मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये आगे जाके और जाएगा। और लकीली ऐसे ही हुआ कि मैंने जो स्क्रिप्ट में हाथ डाले और वो सारे स्क्रिप्ट्स आज के तारीख में ऑलमोस्ट 100 to 200%, 300% ऊपर चल रहे हैं, और मैंने उसमें एक में भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो जो डिविडेंड इनकम आ रहे हैं वो आज के तारीख में मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो मुझे रिटर्न दे चुका है। तो अभी जो भी शेयर्स है वो फ्री के शेयर्स है मेरे पास। तो बेसिकली ये कहना सेफ है या अज्यूम करना कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स लीजिए और क्यों अपने पैरामीटर के हिसाब से अपना क्राइटेरिया सेट कीजिए और फिर उसको लंबे वक्त, क्योंकि नॉर्मली लोग डे ट्रेडिंग तो नहीं करते जिनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो चर्न बहुत जल्दी करते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का जो फंडा है उसको कैसे देखते हैं आप? अगर करना है तो कब कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप स्टॉक लेके बैठिए आराम से कुछ सालों तक, तभी उसमें फ़ायदा होगा। देखिए, अभी जो यंग जनरेशन है, मैं जो देखता हूँ यंग जनरेशन को, उनको पैसा बहुत जल्दी कमाना है। तो पैसा, अभी भी कहता हूँ, शॉर्टकट है नहीं लाइफ में। अगर आप जल्दी कमाने के चक्कर में बैठोगे तो आप हमेशा गवाओगे। अभी आपकी जो स्क्रिप्ट है, अगर वो 20-30% रिटर्न देती है, पब्लिक अपनी पोजीशन खाली कर देती है, खुश हो जाती है और वो 20% में कोई लग्जरी आइटम ले लेती है। मैं वो नहीं करता, मैं पड़े रहने देता हूँ उसे, और मैं डिविडेंड खाते रहता हूँ। तो डिविडेंड आता है उसमें आप करिए, प्रॉपर्टी में डालिए, कुछ लग्जरी आइटम लेके कुछ करना है नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू डिवैल्यूड हो जाती है। अगर आप कार लोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, 5-10 साल बाद उसको आपको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। तो उसका जो टाइमलाइन है वो कुछ है नहीं। बट अगर आप निवेश करोगे और आप अपने पोजीशन होल्ड करोगे, लाइक इवन आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, आप किसान विकास पत्र भी लेते हो, तो 7 साल 8 महीने में पैसा डबल हो जाता है। तो आपको पैसा डबल करना है कि आपको 20% कमा के खुश होकर ऐश करना है? तो वो मेंटालिटी जब तक रहेगी तब तक आप कभी पैसे कमा नहीं पाओगे। That's right. बट होता क्या है ना धर्मेश, आजकल इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो रही है, तो लोग को समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे में आपके सामने भी ऑप्शंस बहुत थे, बहुत सारे एवेन्यूज थे, बट यू वर वेरी फोकस्ड दैट वे कि मुझे इससे पैसा कमाना है, इस तरीके से कमाना है। तो ये मेंटालिटी जो आपकी थी, इसको अगर कोई एक निवेशक कॉपी करना चाहे, कैसे करेगा? देखिए, मेरे हिसाब से मैं निवेशकों को पहले बोलूँगा कि आप पैनिक न होए। 3 चीज़ होती है मार्केट में जो हमेशा ध्यान रखनी होती है। एक होती है ग्रीड, एक होता है फियर, ठीक है, और एक होता है सपोर्ट लेवल्स, यानी जो लेवल्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, और होप्स। तो बेसिकली जो 3 चीज़ होती है, ग्रीड, फियर और होप्स, ये तीनों चीज़ आपको हमेशा एक डिल्यूजन में डाल देगी। आपको समझेगा नहीं करना क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़ोगे, आप न्यूज़ देखोगे, चैनल्स देखोगे, फिर और कंफ्यूज होगे, फिर आप डिसीजन लोगे कि भाई मुझे निकालना है। बट ऐसे नहीं होता। आपको अपनी जो पोजीशन है वो हमेशा बिल्डअप करनी है। अगर आप ब्लू चिप कंपनी से छोड़ के आप हटके मिड कैप में जाओगे या छोटे स्क्रिप्ट में जाओगे,
यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो आपको इतना आइडिया रखना है कि आपको कितने रिटर्न में निकलना है पैसा। अगर आपका प्रॉफिट डबल हो गया, आप निकलना, आप 20% में निकलना चाहते हो, 30% में निकलना चाहते हो। बट पब्लिक ये भूल जाती है कि इंडिया में अगर आप निवेश करते हो तो आपको एक जगह पे टैक्स भी देना पड़ता है। तो वो आदमी भूल जाता है और वो 20% 30% में अपनी पोजीशन घुमा देता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप स्टेडीली हर महीने आप अगर एक SIP करोगे और इन्वेस्ट करते जाओगे, आपको बरकत होनी है। क्योंकि देखो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पहली बात, इंडिया में जो पब्लिक है वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करिए शेयर मार्केट क्या है। पहले पब्लिक डरती थी शेयर मार्केट से, अभी सबको निवेश करना है। आज इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे के सारे बॉन्ड्स, ये सब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे जाना चाहिए, सबको शेयर मार्केट में डालना है। तो ये जो शेयर मार्केट की जो किटी है वो कभी कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने वाली है। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे पब्लिकों की आइडिया समझ बुद्धि बढ़ेगी, वो पैसा मार्केट में ही जाना है। तो मार्केट कभी कम नहीं होगा, मार्केट कभी जीरो नहीं होगा। तो आप अगर ये सोच के पैसा निकाल लोगे, अरे मार्केट नीचे आ जाएगा, मैं डर गया हूँ, मैं काट दूँ अपनी पोजीशन, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आगे जाके मार्केट में पैसा इन्फ्यूज ही होने वाला है, ना कि डिफ्यूज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों से कि आप 20 साल का सोच के चलिए, आपको ज़रूर पैसा मिलेगा इसमें। एक सवाल, जो हम हमेशा बात करते हैं कि प्लानिंग करो, अपने पैसों को लेकर प्लान करो, फाइनेंशियल प्लान, अपने गोल्स बनाओ, वित्तीय लक्ष्य बनाओ, उसके हिसाब से निवेश करो। आपने अपने फाइनेंशियल जर्नी में इस तरह के गोल्स बनाए थे, माइलस्टोन्स बनाए थे? डेफिनेटली जब स्टार्ट किया था, मैंने अपनी शुरुआत की थी, तो मैं बहुत क्लियर फोकस था कि मैं पहले अपने EMIs और लोन ख़त्म करूंगा। क्योंकि जो लोन होता है वो आपको ड्रैग करेगा पीछे, हमेशा आपको 4 से 5 साल पीछे कर देगा अगर आपकी लोन कंटिन्यू रहेगी। तो हमेशा याद रखिए, लोन जितने हो सके उतना जल्दी रिपेमेंट करिए। क्योंकि जो लोन का जो टेन्योर है, देखो मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं आपको इंडेक्स बता सकता हूँ कि अगर आप 20 साल का लोन लेते हो, उसमें स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली जो EMI जो देते हैं आपको, जो लोन देते हैं, जो गवर्नमेंट और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आपको जो लोन देते हैं, वो ये सोच के देते हैं कि आप 5 साल बाद दोगे। तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल देता है, और जो बाकी का जो 15 साल है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देता है वो ऐश करता है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे, तो आप अगर 1 लाख का लोन लेते हो और आप उसको 20 साल रखते हो, आप 20 साल बाद उसको 3.5 लाख रुपया देते हो। तो मेरे हिसाब से आप उसका 350 टाइम्स आप लोन दे रहे हो। तो आप हमेशा इसमें एक स्पाइरल में अटक जाओगे। तो जितना हो सके वो 5 साल के अंदर आप लोन खत्म कर दीजिए, आप वो स्पाइरल से बाहर निकल जाओगे। उसके बाद आप निवेश करिए, क्योंकि आप जैसे जैसे लोन लोगे आप 5 साल पीछे जाओगे। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब दे दिया। हमने कुछ दिनों पहले इस पर एक वीडियो किया था, इनफैक्ट 6-8 महीने पहले, कि क्यों लोन जल्दी चुकाना ज़रूरी है। और उस पर बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे कि टैक्स बेनिफिट मिलता है और तमाम तरह की चीज़ें बताई गई कि उसमें लोगों के लॉजिक थे कि क्यों लोन चलाते रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंपेयर टू लोन को पहले बंद कर देना। मुझे पर्सनली लगता है कि कर्ज किसी भी तरह का आपके सर पे हो, जितनी जल्दी हो सके इसको निकाल दे तो उतना ज़्यादा बेहतर है पीस ऑफ माइंड के लिए। राइट स्वाति जी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि काफ़ी पब्लिक को लगता है कि मैं 80 में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट इनकम में 1.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे सेविंग मिलेगा। बट वो ये भूल जाते हैं कि वो 1.5 लाख रुपया जो बचाते हैं वो वापस से निवेश नहीं करते, वो बैठ के ऐश करते हो, उसमें आप लग्जरी आइटम ले लेते हो। मेरे हिसाब से वो पैसा सीधा आप वापस से प्रिंसिपल पेमेंट कर दीजिए, आपका ही फायदा रहेगा। क्योंकि आपका लोन जितना जल्दी खत्म होगा, आप अगर 10% के ब्रैकेट में हो, 20% के ब्रैकेट में हो, आप उसमें आप काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आपका जो इनकम है उसमें आप डिविडेंड, अब जो चार्जेस है वो हटा सकते हो, टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। ना कि आप पूरा का पूरा एक होम लोन ले लीजिए टैक्स बेनिफिट बचाने के चक्कर में, और आप एंड ऑफ द डे टैक्स बचा रहे हो 100 रुपया, आप दे रहे हो 300 रुपये। तो वो एक लॉजिक नहीं बैठता, वो कोई भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में बैठता नहीं मेरे एक्सेल में। तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप डेट फ्री हो जाए, आप भले 10% टैक्स दीजिए, बट आप डेट फ्री रहिए, तो आपका वो जो बाकी का जो 20% बचेगा उसमें आप निवेश करिए। ओके, थैंक यू सो मच धर्मेश। एक चीज़ जानने के पहले कुछ टेक अवे पॉइंट्स आपके, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं बी वेल्दी के, वो अगर आपकी राह पे चलना चाहें तो 3 आपकी एक्सपीरियंस से 3 लर्निंग आप जो शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ। जो सबसे पहला जो मेरा एम है, एक तो आप डेट फ्री रहिए लाइफ में। जितने आप डेट में रहोगे आप उतना स्पाइरल में फंसोगे।
दूसरा है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप कभी भी याद रखिए, जितना जल्दी आप निवेश करोगे उतना बड़ा मुनाफा आपको साल के अंतराल में मिलेगा। आप जितना लेट करोगे आप वहाँ पे फंसोगे। तीसरा है, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा देखिए और डाइवर्सिफाई करिए, ना कि सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही शेयर में डाल के आप बोलिए कि इसमें बढ़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करिए, गोल्ड लीजिए, प्लेटिनम लीजिए, सिल्वर ऑप्शन है, इक्विटीज़ है, बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप हर एक चीज़ में लेते जाइए। बट जो सबसे मेन चीज़ है वो है फिक्स डिपॉजिट रिटर्न। इवन दो इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बट आप ये याद रखिए, जब भी आपके पास कोई कंटेंजेंसी प्लान हो, एक एफडी हो जिसका ब्याज इंटरेस्ट आता हो, उसे छूइए नहीं जब तक आपको बहुत और बहुत इमरजेंसी हो, क्योंकि ये आपको हमेशा सपोर्ट देगा एज अ बैक एंड में। तो उसका इंटरेस्ट इनकम भी एक काफ़ी अच्छा इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें पब्लिक ध्यान नहीं रखती, बस निवेश कर देती है मार्केट में, ये इतना सोच के कि आपको इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा भी मिल सकता है वॉलेटिलिटी में। तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा मनी पार्क होना चाहिए एज अ इंटरेस्ट इनकम भी। अच्छा, मुझे बार बार सवाल क्योंकि जहन में आते जा रहा है, मैं एक आखिरी बोलती हूँ, मैं फिर से एक सवाल कर ले रही हूँ। लेकिन एक सवाल ये कि आपने जब कमाना शुरू किया था तो आपने कुछ टारगेट रखा था कि मुझे इस एज तक इतने पैसे, प्लानिंग थी, गोल था, लेकिन कोई एक टारगेट अमाउंट था कि मुझे ये रकम अचीव करनी है अपने इस साल तक, और वो रकम अगर आप शेयर कर सके, कितनी रकम आपने टारगेट में रखी थी? मैंने एक ऐसी रकम रखी थी जो मैं सोच रहा था कि अगर मेरी जॉब चली जाए तो मेरी इनकम जितनी हो, सैलरी जितनी हो, इतनी मुझे इनकम आनी चाहिए। तो मैं ये सोच के चलता था कि वो टाइम पे मेरी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये थी। मैं ये सोचता था कि 30-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए मुझे बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखने पड़ेंगे। वो मेरा टारगेट था हमेशा। बट वो टारगेट मैंने 2-3 साल में अचीव कर दिया। उसके बाद में क्या, तो मैंने अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मैंने हाई लग्जरी पे कभी लेके ही नहीं गया। मैं ये सोच के क्या कि जितनी ज़रूरत हो उतना खर्चा करो, जितनी नहीं हो करके कुछ फ़ायदा है नहीं। आप ले तो लेंगे, फ़ायदा क्या करके, 1-2 दिन ऐश करोगे, उसके बाद में वापस से वो पड़ा रहेगा। तो मैंने और मेरी फैमिली ने कभी लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है, और वो एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे मैं अपने पैसे बचाते थे और इंटरेस्ट मिलता था, उसमें काफ़ी फ़ायदा है। मैं अभी भी आपको सलाह देता हूँ कि इंटरेस्ट इनकम में आपका अगर घर चलता हो तो जो आपका जी सैलरी है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। अमेजिंग टेक अवे पॉइंट्स। आप सब प्लीज़ लिख लीजिए कहीं से, नहीं तो फिर आप सुन के भूल जाएंगे, कहीं लिखे रहेंगे तो बाद में आपके पढ़ने में ये काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश, आज अपनी ये इंस्पिरेशनल जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए और वक्त निकाल कर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी धर्मेश की कहानी। इनकी कहानी सुन के मुझे निदा फाजली जी की चंद लाइन याद आ रही है। कुछ इस तरीके से है वो, पेश कर रही हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। नज़दीकियों से दूर का मंजर तलाश कर, नज़दीकियों से दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने क्या सीखा, ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई सवाल है अगर आपका धर्मेश से तो आप वो भी लिखिए, मैं उनसे बात करके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिलहाल के लिए हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले वो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंचता रहे। याद रखिए कि आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।